हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। वेरी वार्म वेलकम टू योर विजय धनुष बैच, जहां आज हम करने चल रहे हैं पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1950। ये आपका यूनिट नंबर है 9। यस, दिस इज योर यूनिट 9। बाद 10 करेंगे जो है ईएसआई, फिर हमारे पास है कोड ऑफ वेजेस एक्ट विच 11। फिर हम करेंगे यूनिट 13। जो बच्चे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में मैम नेक्स्ट कोर्स क्या रहने वाला, हम ऑलरेडी मेरे बेटे यूनिट 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9, फिर 10, फिर 11, फिर 13 एंड देन वी आर गोइंग टू। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट गोइंग। टारगेट है नेक्स्ट 90 120 मिनट पर हम अपना कर डन। आइए शुरू करते हैं। ईपीएफ पर का ईपीएफ एक्ट लाने का, ये हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट है, लाने का एजेंडा ही क्या है, यहाँ से बातचीत कर रहे हैं आपके विजय धनुष बैच के अंदर। मेरे बेटे, ईपीएफ इसलिए लेकर आया गया ताकि इस्टेब्लिश हो सके प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इन। यस, क्या करना है? 3 ये लर्न करना है हमको। वी हैव टू लर्न दिस। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, डिपॉजिट लिंक। ये ईपीएफ एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया। ये भी एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है। ओके, और ड्यूरिंग डिस्ट्रेस जो लोग आपके साथ काम किए हैं, लॉन्ग टर्म तक जुड़े हुए थे, अगर उनको किसी तरह का स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, ओल्ड एज या उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी फैमिली के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी फंड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लर्न करेंगे मेरे साथ मेरे बेटे, आंखें बंद करके मेरे साथ बोलेंगे। ईपीएफ का एक्ट, ईपीएफ एक्ट का पर्पस ये है कि सबसे पहले तो इसने एस्टैब्लिश क्या किया? प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेचर है। फिनेंस, चाहे वो ओल्ड एज हो या डेथ हो या, ठीक है। अब स्कीम जो इस एक्ट के अंदर आती है, जो मैंने आपको बताया पेंशन फंड, मैंने आपको बताया प्रोविडेंट फंड, मैंने बताया इडली है ना, दैट इज एम्प्लॉय इंश्योरेंस डिपॉजिट के बारे में, तो उसे इडली बोल। क्या है ये तीनों बताया ना मैंने आपको, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड और डिपॉजिट। वो बेसिकली ये स्कीम इन द एक्ट कवर करी गई। सो बेसिकली हमारे पास एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हमने ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड्स की, और इडली। व्हाट इज इडली? इज एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड। क्या है मेरे बेटे? एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इडली। अब जो ईपीएफ स्कीम है वो 1950 में आई थी, जो इडली है वो 1976 में आई थी, और जो पेंशन 5 में एक्ट तो 1950 है। उसी साल आ गया था ईपीएफ स्कीम। उसके बाद पहले 52, फिर 76, यस, फिर 76 और फिर पेंशन है 1970 में है। जो ईपीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, 19 साल ये एक्ट आया था। और जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है वो आया था। टर्न करेंगे मेरे साथ, आइज क्लोज करेंगे या आंखें चाहे खोले रखे बंद रखे, बट मेरे साथ बोलेंगे जहाँ पे भी आप यहाँ बैठे वहाँ पर रहते साथ बोलो। क्या बोल रहे हैं? हमारे पास पहले ईपीएफ आया जो आया 1952 में ही, फिर हमारे पास इडली आई, दैट इज एम्प्लॉय डिपॉजिट फंड्स 9, फिर हमारे पास पेंशन आई जो क्या, वेरी वेल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट गोइंग। अब जो ये ईपीएफ है, इसका एजेंडा क्या था, इसका पर्पस क्या था कि रिटायरमेंट पे आपके पास एक प्रोविडेंट फंड हो, एक सेविंग अवेलेबल हो। ठीक है, पेंशन स्कीम के अंदर मंथली पेंशन मिले आपको, बाद रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली ये पेंशन सैलरी आती है उस तरीके से। और इडली स्कीम, दैट इज एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इट इज एन इंश्योरेंस टू द नॉमिनी इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की, तो फैमिली या नॉमिनी को क्या मिलने वाला है? वो इडली।
52, 1973 एंड 1992 दैट कम्स अंडर एक्ट एंड मिसलेनियस। अब कलेक्टिव बेनिफिट क्या है, इन स्कीम है उनका कलेक्टिव बेनिफिट क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया रिटायरमेंट है मंथली, और डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को मिल रहा है। तो अभी बेनिफिट्स को हमें कंसोलिडेट करना है या कलेक्टिव बेनिफिट्स तीनों आने हैं, तो ओल्ड एज में प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि अब ओल्ड एज में आप किसी के काम तो करने जा नहीं पाओगे, तो फैमिली सर्वाइवरशिप कवर हो जाएगा, इसमें मेरी डेथ हो गई तो मेरी फैमिली को मिल जाएंगे पैसे, ठीक है। प्लस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इमरजेंसी के टाइम पे भी काम आएगा, इमरजेंसी में चाहे बीमार हो रहे हो या आपको घर कंस्ट्रक्ट कराना हो मिल, तो चाहे फिर वो ओके तो आई वाज सेइंग कि हाउसिंग के बनाने का भी हो सकता है, रेनोवेशन भी हो सकता है ना। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है मेरे बेटे, कवरेज और सैलरी लिमिट कहाँ है, जहाँ पे ये ईपीएफ, जहाँ पे ये पेंशन, जहाँ पे ये लगने है, कहने का मतलब है कहाँ पे ये ईपीएफ एक्ट 1952 लगेगा, ईपीएफ एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 19 एप्लीकेबल क्या है। अगर कोई एम्प्लॉय 15,000 या उससे कम कमा रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर आप 15,000 रुपये प्रति महीना या उससे कम कमा रहे हो तो आप पर ये ईपीएफ एक्ट लग जाता है, क्या मेरे बेटे, आप पे ये, अगर कभी भी आप ये जो लो मोर देन और लेस देन में कहीं पे भी कंफ्यूज होते हो तो हमेशा याद रखो, जैसे 10 इज लेस देन 12, ठीक है, या 12 इज मोर देन 11, है ना, तो मतलब जिस साइड मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है और जिस साइड मुंह बंद है वो छोटा होता है, कभी कंफ्यूज तो ऐसे याद कर लेना, कहीं पे भी हंसो ना कि क्या राइट आंसर होना चाहिए, मोर देन और लेस देन में फंस जाओ, तो वैसे तो ये बहुत बेसिक है, बट मैंने देखा है बच्चे फंस जाते हैं, इस एक ट्रिक आपको, ठीक है। तो अगर आप 15,000 या उससे कम प्रति हो तो आप पे एक्ट एप्लीकेबल है पूरे इंडिया पे, ऐसा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है या मेघालय में नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे जब हम आपकी जगह पढ़ाई करते, आई वॉज स्टडिंग एमए फॉर इंटर एंड फॉर फाइनल, तो मेरे टाइम पर ऐसे ही होता, मेजॉरिटी ऑफ एक्ट्स वर नॉट एप्लीकेबल। ओके, व्हाट इज कंसिडर्ड पे, मतलब जो ये 15,000 रुपये का हम अमाउंट निकाल रहे हैं, कैसे क्या क्या आपका बेसिक हो जाएगा, मेंटेनेंस अलाउंस इंक्लूड हो जाएगा, रिटेन अलाउंस, और अगर कोई कैश वैल्यू और फूड कंजम्पशन, मान लेते हैं फूड आपको 10 रुपये का था, वो आपको 8 रुपये का मिला, तो 100 रुपये का कंजम्पशन, ये भी जो हमने 15,000 रुपये प्रति माह पर बात करी, बेसिक इंक्लूड होता है उसमें कैश वैल्यू, क्या लर्न करना, बिल्कुल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस पे एप्लीकेबल बतानी, एप्लीकेबिलिटी क्लॉज किस पर लिख जाता है, अगर आपकी फैक्ट्री है और शेड्यूल 1 में आप एंगेज्ड हो, मतलब जो काम आप कर रहे हो फैक्ट्री में 1 में, मतलब बेसिकली शेड्यूल 1 इंडस्ट्री कवर होता है और 20 एम्प्लॉई है उससे ज़्यादा आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, 20 एम्प्लॉई है उससे ज़्यादा, तो आप पे ईपीएफ लागू हो जाता है अंडर 1 सबसेक्शन ऑफ ईपीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट 9। क्या बोल रहे हैं, अगर आप ऐसी फैक्ट्री हो जो फैक्ट्री शेड्यूल 1 इंडस्ट्री में आती है और आपके पास 20 है, तो आपके ऊपर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और बाकी सारे इस्टेब्लिशमेंट अगर आपके पास 20 या फिर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रखा है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर भी मतलब फैक्ट्री पर तो 20 ही है, बट अगर कोई और इस्टेब्लिशमेंट है तो या फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट याद रखें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं, वॉलेंट्री करवे, जैसे मान लेते हैं मैं 20 एरिया में नहीं आती, मैं फैक्ट्रीज वाले क्राइटेरिया में नहीं आती, बट मैं खुद चाहती हूँ लगे तो हाँ
इफ, और ये कैसे डिसाइड होता है, इफ एम्प्लॉयर एज एन एम्प्लॉयर मैं और मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज अग्री कर, जैसे अगर मैं पैसे खुद डाल रही हूँ एज एन एम्प्लॉयर तो उतना ही पैसा एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज जो है वो एम्प्लॉय खुद भी डालता है। तो मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज को ओके होना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को भी ओके होना पड़ेगा, तो वॉलंटरी कवरेज यहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल। अगर आपके पास 20 से कम एम्प्लॉयज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास 15 है बट टैक्स लगना है, तो विद इन जिस दिन मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट आया उसके 2 महीने पर भी एक्ट लग। बाकी बंद बात बोलो कि कहाँ कहाँ पर ये एक्ट लगने वाला है। अगर आप फैक्ट्री आप क्या काम करते एस्टैब्लिशमेंट, एक्चुअली फैक्ट्री कैसे और कोई और एस्टैब्लिशमेंट है तो 20 उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो वॉलेंट्री चाहे और मेजोरिटी। और कई कई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 20 से कम लोग वहाँ पर भी लग जा सकते हैं और जिस वहाँ पे एक्ट लग एप्लीकेबल। एक बात ध्यान रखेंगे, पर मान लेते हैं 20 वाली बात यहाँ पर है, 20 वाली बात यहाँ पर है, तो एक बार आप पे लग गया, यहाँ पे ईपीएफ लग गया, तो कम एम्प्लॉयज भी हो, लेट्स से 19 रह गए या 15 रह गए या 12 रह गए, एक बार यहाँ पे लग गया तो लग गया, फिर यहाँ पे ईपीएफ लगता रहेगा। यस, वंस एप्लीकेबल द एक्ट कंटिन्यूज अकाउंट फॉल्स बिलो 20। मेरे एग्जाम में व्हेन आई वाज इन सीएम, एम आई क्लियर टू एवरी? यस। चलो अब बात करते हैं नॉन एप्लीकेबल, बात कर रखा है। और जैसे क्या हुआ है कि आपको हर चैप्टर में अपनी नोट के अंदर एक पेज बनाना है सेक्शन, इस पे चैप्टर में ठीक है 2 से 3 पेज बना लेंगे एमसीक्यू टॉपिक्स के, यहाँ पे इतने क्लॉज नहीं है, याद करा दो और फिर बाकी आप पर्सनल बटी नोटबुक बार बार मेरे कहने मतलब आप चैप्टर्स हम कर चुके हैं, आई होप जो सेक्शन में बोलती हूँ वो आप साथ साथ लिख लेते हो। आ रही हूँ कि यहाँ पर एक्ट के थ्रू ही ये तीनों चीजें आई, ये कौन सी आई 19 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बात है आप साथ साथ क्लास में ही दोगे तो आप फायदे में रहोगे। जितनी बार आप देख रहे हो उतनी बार आप सुन रहे हो, जितनी आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, जितनी बार आप देख भी रहे हो और साथ साथ पेन भी चल रहा है, आप समझो कि आपका डीप कहते हैं कि बेस्ट तरीके, सब कुछ नहीं लिखने को बोल रही हूँ मैं, बस बात सब कुछ लिखोगे तो फिर आप समझने पे कम और लिखने पे ज्यादा फोकस। मैं बात बोलती हूँ लिखो वो जरूर लिखो, इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया 1995 है, 1976, 1950 इम्पोर्टेंट है, उनको आपको लिखना चाहिए। एप्लीकेबल टॉपिक हेडिंग लिख दो, छोड़ दो और थोड़ी सी जगह छोड़ देना ताकि उसे से याद रहे कि फिर यार नहीं। ठीक मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। अगर आप कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो ऑलरेडी पीएफ या पेंशन गवर्नमेंट से है आपको, फिर आप पे ये एक्ट एप्लीकेबल। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जहाँ पे 20 कम है और आप पावर का तो आप पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो। ऐसे अगर आप कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, लॉ से आपको कोई एक्ट एक्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में आरबीआई हो गया, आईसी एक्ट 19, आरबीआई एक्ट 1930 ऑर्गेनाइजेशन स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक्ट के अंदर ये रही है इन ऑल एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ए बी करके दे दे, तो अगर आपको सारे पता होगा तभी तो आप ऑल ऑफ द अबव आ पाओगे ना। एक भी जगह गड़बड़ आंसर हो गया। अब हमारे पास एक जुडिशल में आप एक पेज बना लो, जस्ट ओनली 1 पेज बना लो केस लॉज का। वन है गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल, वो बोल रहा है कि अगर 20 एम्प्लॉय ज़्यादा है तो आपके ऊपर भी ये कवरेज लग जाती। क्या बोल रहे हैं मेरे बेटे, हम बोल रहे हैं गुड शेफर्ड पब्लिक
था कि अगर पास भी ज़्यादा है पीएफ कवरेज आप पर भी एप्लीकेबल। ऐसी ही नसरुद्दीन दे दी पीएफ कमीशन तो होम वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के काम कर रहे हैं, मतलब ठेकेदारों के थ्रू आप पीछे फैक्ट्रीज में या कोई एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट की द्वारा नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन आ जा रहे हो जिससे एप्लीकेबिलिटी आ रही है इस एक्ट की, तो भी आप कवर हो जाए। ये मेरे बच्चे नेक्स्ट अनम्मा अय्यप्पे वर्सेस पीएफ कमिश्नर पीएफ एप्लीकेबल इवेंट। क्या बोला ये कौन सा केस लॉ है, ये कौन सा केस लॉ है जहाँ पे ये वाली बात बताई गई, लॉ है अनम्मा अय्यप्पे वर्सेस अर्न करते हैं। एक बार मेरे साथ दोबारा बोल लेते हैं। वापस दी अनाउंसमेंट्स है इन द बिगिनिंग ऑफ ईपीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट 9 एफर्ट पब्लिक को जहाँ बोल तो आपके पास 20 से ज़्यादा है एप्लीकेबल हो। फिर हमारे पास है नसरुद्दीन बेदी वर्सेस आप घरों से लोगों से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करा रहे हो, ठेकेदारों के थ्रू काम करा रहे हो, वहाँ पे भी कवरेज आ जाती है। और अनम्मा अय्यप्पे वर्सेस पीएफ कमीशन एम्प्लॉइज बाद में कम भी हो गए यहाँ पे एप्लीकेबल इस एक्ट पे कंटिन्यू है। प्लीज लर्न कुछ की डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टैट्यूटी से ऑनवर्ड चालू हो गया आ गया। वहाँ पे हमने बोला था एक्चुअली फर्स्ट भी बताया था, फैक्ट्रीज में बता दिया था और सेंट्रल गवर्नमेंट कब होती है एप्रोप्रिएट, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल कंट्रोल्ड हो, रेलवेज हो, मेजर माइंस हो, ऑयल फील्ड ऑयल इंडस्ट्री हो, मल्टी स्टेट में आपकी एक स्टेट से ज़्यादा ब्रांचेज हो, एक्जैक्टली वही बाकी सारे इंस्टीट्यूट। मैं पहले इस डेफिनेशन पे आपके साथ से बता चुकी हूँ, वहाँ पे भी सेक्शन था तब इस पे ऑलरेडी आई होप लर्न कर, अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे बेटे अच्छे से पढ़िए, कोशिश कीजिए चीज़ों को रिकॉल करने की, समझना जितना उतना, कुछ बातों को याद रखना भी है, स्पेशली लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑथराइज ऑफिसर। डबल ए इसका है। ऑथराइज ऑफिसर कौन है, सेंट्रल ऑफिसर है, एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हो सकता है, डेप्यूटी पीएफ, रीजनल पीएफ कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑथराइज ऑफिसर डबल ए। वन सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, डेप्यूटी पीएफ कमिश्नर, रीजनल पीएफ, और कोई भी अगर हो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक्चुअली नॉट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज ऑफिसर कहा 2AA। अब 2B में हमको बेसिक वेज रखी है, 2A में जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताया था, 2AA में हमको बताया है कि कौन है ऑथराइज ऑफिसर। 2BB सेक्शन वाले पेज बात बार बार करनी फायदे का है। सेक्शन बेसिक वेजेस कौन है, बेसिक वेजेस अर्नड इन कैश अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक वेजेस जो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ काम करना तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिक है मेरी इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, जो मेरी सैलरी है, जो मेरा वेजेस है, जो मेरी छुट्टी होने के बावजूद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15 दिन काम किया या 20 दिन काम किया तो मेरी आधे दिन की छुट्टी इकट्ठी हो गई, ऐसी मैंने 40 दिन काम किया तो मेरी एक दिन की छुट्टी इकट्ठी हो गई, तो ले लेती हूँ, मतलब आई कैन यूज दैट छुट्टी, और इफ एंड आई डू नॉट यूज दैट छुट्टी तो उसकी जगह मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो लीव सैलरी हो जाएगी, वो भी बेसिक हो जाए। बट क्या इंक्लूड नहीं होता है, डीएनएस अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं होता है, एचआरए इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ओवर टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बोनस और कमीशन इंक्लूड नहीं होता है, कोई कैश वैल्यू मिली है किसी पर्क्विजिट्स होता है, आईडीटी पढ़ रहे होंगे आप, इंक्लूड नहीं होता है। एम्प्लॉय की तरफ से कोई गिफ्ट मिला है वो इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड और एक्सक्लूड पर बताया है बेसिक सेक्शन इंक्लूड क्या इंक्लूड नहीं होगा। मेरे साथ बोलेंगे सैलरीज, वेजेस, लीव सैलरी, ये इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा, टीएनएस अलाउंस नहीं होगा, एचआरए नहीं होगा, बोनस नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, कैश वैल्यू पर्क्स नहीं होगा, और एम्प्लॉयर की तरफ से कोई गिफ्ट मिला है तो
ठीक है। कंट्रीब्यूशन सेक्शन 2A में चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट था, 2AA में कौन ऑफिसर है उसके बारे में बात करी थी, ऑथराइज टू कंट्रीब्यूशन। अभी तक तो सेक्शन आसान चल रहे हैं, अभी तक तो सेक्शंस लर्न करने भी आसान चल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कितने पैसे डालेगा कौन जना, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है और या एम्प्लॉय है जो स्कीम में आ जाता है, डालेंगे, ये भी पैसे डालेगा, ये पैसे डालेगा। और इंश्योरेंस की एम्प्लॉय अमाउंट जो है एम्प्लॉय के लिए वो भी कंट्रीब्यूट, वो भी देखो साइड में ना व्हाइट व्हाइट दिख रहा है यहाँ पर, लेट मी जस्ट, आई थिंक इट इज, ठीक है। चलो आगे बढ़, ओके। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो स्कीम में आ रहा है, और इंश्योरेंस की अमाउंट बारे में बात करते हैं। फंड सेक्शन 2A में बता रखा है, फंड क्या है, प्रोविडेंट फंड, जो ईपीएफ स्कीम, फंड ईपीएफ स्कीम है वही है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। सोर्सेज गिवन टू अस बाय क्वेश्चन दिया हुआ है। एम्प्लॉयर 2E में, अभी तक फंड 2H में देखा है, बाकी हमारे लिए AA, B याद करना नहीं था, बस अभी जो हमने फंड देखा है वो 2H में, वहाँ पे है F से स्टार्ट बट H में आता है। और एम्प्लॉयर वापस आ गया, एम्प्लॉयर कौन है, फैक्ट्री है अगर, तो जो फैक्ट्री का ओनर है या ऑक्यूपायर है या एजेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मैनेजर हो जाएगा। और बाकी सारे एस्टैब्लिशमेंट केस में एम्प्लॉयर कौन है, जिसके पास अल्टीमेट तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वो मैनेजर हो सकते हैं, कोई डायरेक्टर हो सकते हैं। एम्प्लॉयर्स अंडर सेक्शन, एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉयर तो 2 है, एम्प्लॉय 2F है। एम्प्लॉय कौन है, कोई भी बंदा जो वेजेस के काम कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट है, चाहे वो मैनुअल काम कर रहा है, चाहे क्लैरिकल वर्क कर रहा है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वाया वाया मतलब थ्रू एम्प्लॉयड हो, या कोई अप्रेंटाइसिस हो, अप्रेंटाइसिस मतलब ट्रेनी, बट यहाँ पर वो ट्रेनी नहीं, यहाँ पे वो अप्रेंटाइस नहीं, जो अप्रेंटाइज एक्ट के अंदर आ रहे हैं, या कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू अप्रेंटाइज आया है, तो एम्प्लॉय आएगा। इसलिए इसको प्रॉपरली एक्सेप्शन में बताया हुआ है। 3 केस लॉज में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। चौथा केस एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, प्रकाश डी शाह वर्सेस OI, पार्टनर कोई अगर फर्म में है तो वो एम्प्लॉय नहीं। आपसे एक केस तो एग्जाम में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, और अगर आपसे कुछ डेफिनेशन जस्टिस आती है, यहाँ पे प्लीज एक केस लॉ जरूर, प्रकाश डी शाह वर्सेस OI, जो पार्टनर होता है किसी फर्म का वो एम्प्लॉय नहीं। फैक्ट्री सेक्शन 2 रखा है, फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री प्रीमाइस है या जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, चाहे वहां पावर का इस्तेमाल है, चाहे पावर का इस्तेमाल, 2G यही कह। अब ऑक्यूपायर कौन है फैक्ट्री का, वो 2K बता रखा है, जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल। अगर आप मैनेजिंग एजेंट हो, मतलब मान लेते हैं मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट करा गया है, तो वो हम ऑक्यूपायर मान लेते हैं। और क्योंकि हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ कर आए, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। ऑक्यूपायर एज अ टर्मिनोलॉजी शुड, यहाँ पर भी तो हमारे पास केस लॉज है। श्रीकांत दत्त केस में पर्सन इंचार्ज जो होता है वही लायबल होता है, तो उसी को ही हम ऑक्यूपायर मान लेते हैं। और बी के बासु केस में बोला क्या कि सारे फर्म के मेंबर्स, अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म है, तो जो सारे फर्म के मेंबर्स होते हैं वो लायबल होते हैं, अनलेस स्पेसिफिक कि हमें ये बंदा नहीं है लायबल। बेसिकली जो पार्टनर होते हैं वो ऑक्यूपायर ही होते हैं, क्योंकि कंट्रोल अल्टीमेट उस ऑर्गेनाइजेशन में। यस, अब आपस कुछ अंडर दैट सेक्शन 5, सेक्शन A, सेक्शन 7। तो सेक्शन 5 बोलता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में, पेंशन के बारे में बात करता है, ईडी के बारे में बात करता है, और गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो जो हमने यहाँ पर 1952, 1970, 1995 के बारे में जो आई थी, वो कैसे यहाँ पर आती है, कौन से सेक्शंस में आती है। तो 52 वाली है जो कि आपका प्रोविडेंट फंड है, EPF है, वो 90 सेक्शन आती है 5 के अंदर। तो 76 वाली है वो आती है के अंदर, जो 1995 वाली है पेंशन A के अंदर। और सेक्शन 7 के अंदर हमने बात कर, गवर्नमेंट जो है चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे MCQ टॉपिक में भी
डब्बा बनाकर लिख सकते हैं। आप वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज कर सकते हैं एंड राइट दिस एंड देन कम। पॉज करने तक कॉल नहीं कीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट। फोकस अब आप करने लगभग एक और फोकस जो है वो इस एक्ट पे। आइए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स की बारे में बात करते हैं। 5 में आई हुई है, सितंबर 1952 से आ गई। एस्टैब्लिश प्रोविडेंट फंड फॉर एम्प्लॉयज। पर्पस क्या था कि प्रोविडेंट सेंट्रल बोर्ड द्वारा अंडर सेक्शन 5 ए आता है, वैसे तो 5 में और 7 में, तो वैसे ही 5 के अंदर एडमिनिस्टर सेंट्रल बोर्ड कर रही है। सेंट्रल कौन कर रही है? बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। किस सेक्शन के स्कीम में कोई भी मैटर जो शेड्यूल 2 है वो आ जाता है, और ये प्रोस्पेक्टिवली आने वाले हो सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अप्लाई हुआ तो हो सकता है सरकार की तरफ से कुछ चीज आए जो पीछे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रही। अगर आपको याद है हमने ग्रेचुटी में बात करी थी, ये बात तो आई 2008-9 में, बट हमने 1997 वाली बात, 1998 वाली बात भी यहाँ ग्रेचुटी सेशन बात करी। ओके, तो होता है प्रोस्पेक्टिव होता है आने वाले समय में, रेट्रोस्पेक्टिव होता है पीछे वाले समय में भी और कर लिया जाता है। सेंट्रल बोर्ड है क्या? एस्टैब्लिश जो है वो बेसिकली यहाँ पर एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड कर रही है, बट सेंट्रल बोर्ड है ही क्या जो सेक्शन 5 में है? सेंट्रल बोर्ड वो मतलब एक ऐसा बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एक वाइट और एक CFC होता है। CFC बेसिकली ये क्योंकि कुर्सी पे एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है क्योंकि मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, इस वजह से मैं सेंट्रल बोर्ड की पार्ट हूँ। जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है क्यों कुर्सी पे बैठे, इस वजह से सेंट्रल बोर्ड। तो बाकी कोई और मेंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये एडमिनिस्टर करता है EPF स्कीम को, क्योंकि हम EPF 1950 के बारे में बात कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबल होता है जो फंड हमने सेक्शन 2H के अंदर बात करी थी, जो फंड एक्ट के अंदर आता है वो कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? वो सेंट्रल तक कर रहा है। मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे। सेक्शन 5 के अंदर हमने बात कर रखी है EPF, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है 5A सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूट, और एक CPFC होता है जो और बाकी कोई और मेंबर भी होता है, जैसे कि EPF स्कीम को एडमिनिस्टर करते हैं और फंड्स को मैनेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? यस। अब आपसे सेक्शन 5 पे नोट लिखने को आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 5 भी बताना है, सेक्शन 5A भी बताना है, सेक्शन 5AA भी बताना है। सेक्शन 5AA में एग्जीक्यूटिव कमिटी कौन लेकर आ रहा है? जैसे सेंट्रल बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव कमिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लाती है। यहाँ से भी आपसे MCQ, और जहां पे भी मैं बोलती हूँ ना कि यहाँ से MCQ वाले पेज करो। और ये सेंट्रल बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड अपना काम ठीक से कर सके, इनको हेल्प की जरूरत होती है, वो ये एग्जीक्यूटिव कमिटी ही करती है। असिस्ट द सेंट्रल बोर्ड इन इट्स फंक्शन। मेंबर्स को अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव कमिटी 5AA में। आप से जाकर विजय धनुष बैच में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और अगर नोट्स अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं, अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में देंगे नोट्स KDS is killed, dead, slaughtered. Notes KDS is what I want you guys to write in. Okay? अब कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 इसके बारे में बात करता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एम्प्लॉयर का 10 मतलब एम्प्लॉयर 10% कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर अगर मान लेते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी फैक्ट्री और 20,000 लोग मेरे काम कर रहे हैं एप्लीकेबल, तो मैं जैसे मान लेते हैं आपकी सैलरी है लेट्स से 12,000 में, उसका 10% में कंट्रीब्यूट, और ये जो 10% है वो किसका आया? 12,000 रुपीज क्या है? 12,000 में आपका बेसिक आ जाता है, DA आ जाता है, फूड और रिटेनिंग, ये तीनों का 10%। ऐसे तीनों मिला के 12,000 है आपकी सैलरी, तो 10 तो 1,200 रुपये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट।
एम्प्लॉय भी उतना ही देता है जितना एम्प्लॉयर दे रहा है। जैसे मान लेते हैं आप काम कर रहे हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर मैं 1200 दे रही हूँ तो आप 1200 तो दोगे, उससे ज़्यादा देना चाहो तो दे। May add extra voluntarily but employer not bound to match। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयर है वो 1200 दे रहा है, टेक्निकली जो 10% आता है बेसिक का, डीए का, इंक्लूसिव फूड और जो रिटेनिंग, ठीक है। बट एम्प्लॉय कह रहा है मैं तो 1500 दूँ, ठीक है, तो वो दे सकता है 1500, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 1200 से ज़्यादा उसके खुद के पैसे सेव हो रहे हैं, वो दे। बट क्या वो एम्प्लॉयर को फोर्स कर सकता है कि इतना करो? नहीं, अपनी मर्जी से वो चाहे तो कर सकता है, एम्प्लॉयर भी चाहे तो कर सकता है, बट मे एम्प्लॉयर नॉट बाउंड टू मैच। एम आई क्लियर? दिस इज इन कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉय। छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात। हाई रेट फॉर नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट, तो बेसिकली 97 में 99 2 सितंबर 22 सितंबर 1997 में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के 10% का ईपीएफ है, उसे 12% किया गया था। और राउंडिंग ऐसे होती है, कहीं पे भी अगर जैसे नॉर्मली 5.6 है तो उसे 5.4 है तो 5 वाले ऐसे ही बोल रहा है कि अगर कोई 0.5 है उससे ज़्यादा तो उसे राउंड अप कर लेंगे, और 0.5 है उससे है तो उसे, ठीक है। रिटेनिंग अलाउंस होता है बेसिकली, जब हमने रिटेनिंग अलाउंस इंक्लूड किया ना, सो व्हाट इज इट? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी सीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सीजनल फैक्ट्री, जहाँ 9 महीने काम करते, काम नहीं करते, 3 महीने उनको रोका है मैंने उन लोगों को कि कहीं और काम करने में, इसलिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उसे फिर रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है? फॉर ऑफ सीजन एम्प्लॉयज रिटेन पेमेंट कंपल्सरी, 10% वैसे तो है क्या ऑफ किसका? बेसिक का, डीए का जिसमें फूड भी जा रहा है, और रिटेनिंग, ठीक है। और एम्प्लॉय को देना है 10%, और एम्प्लॉय को नहीं देना है, मतलब 10% देना है, उससे ज़्यादा वो चाहे तो दे सकता है, बट वो एम्प्लॉयर को बाउंड नहीं करता। कैलकुलेशन 10% वो मैंने आपको बता दिया। और रिटेनिंग ऑफ सीजन होते हैं, हमने बता दिया। पेमेंट कंपल्सरी एग्जाम 5 तो राउंड एक बढ़ाकर, और अगर कम है तो इग्नोर है ना। वेज लिमिट क्या है? अगर आप 15,000 प्रति कम कमा रहे हैं एम्प्लॉय तो मैं अगर अगर एम्प्लॉय 15,000 या उससे ज्यादा कमा रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन होगी जब दोनों तरफ, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से भी और एम्प्लॉई, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर की क्या ऑब्लिगेशन है? अगर आप 15,000 से इफ लेस देन 50,000 पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और फुल हायर वेज। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होंगे वो कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। और अगर इंटरनेशनल वर्कर्स है तो वहां पर 15,000 की, जैसे कोई नेपाल से आया हुआ है, उसकी 1000 पे सैलरी है, तभी भी फुल वेजेस कंसिडर्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। 1997 में को बढ़ाकर 12% कर दिया, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर आप उसमें आ जा रहे हो तो आपको अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर देता है, और अकॉर्डिंगली उतना ही एम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट। आई होप ये सारी बातें वेज लिमिट आपको समझ में आ। गाइस अगर सेशन में मजा आ रहा है ना तो मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, लाइक जरूर दबाइएगा, नोट्स KDS जरूर लिखिएगा, और मेरे साथ बने रहिएगा आने वाले सेशन। अब स्कीम की एप्लीकेबिलिटी सारी फैक्ट्रीज पर है, एस्टैब्लिशमेंट में है जो कि ईपीएफ एक्ट में आ रही है। ईपीएफ स्कीम अप्लाई करती है, नॉट एप्लीकेबल टू 2 टी फैक्ट्रीज इन असम। अगर आपकी टी फैक्ट्री है असम में तो आप पे ईपीएफ एक्ट मिल सकता है। इंपॉर्टेंट है ये एग्जेम्पशन, आप इसे अपने नोटबुक में एक लाल रंग के डब्बे में भी लिख सकते, ठीक है। तो रेड कलर का डब्बा नहीं मिल रहा था तो आप चाहे तो रेड बॉक्स में लिख सकते। लाल इज रेड फ्लैग, लाल रेड फ्लैग ही होता है ना। नाउ एडवांसेस फ्रॉम द फंड, मान लेते हैं फंड इकट्ठा हुआ 2H के अंदर, पैसों में मान लेते हैं कोई को बीमारी हो गई, ठीक है, तो उसको पैसे दिए जा सकते हैं, तो वो पैसे रिफंड कराए जा सकते हैं या नॉन रिफंडेबल भी हो। मैरिज या पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन करवानी है, किसी 10th क्लास के बाद की पढ़ाई करानी है उसको, एम्प्लॉय को अपने बच्चे, ये भी रिफंडेबल भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट भी हो सकती है। नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड्स, अर्थक्वेक, वाइट वगैरह, क्या वो पैसे दे सकते हैं? पेंशन नॉन रिफंड है, कोई पावर सब जैसे
आप रुक रहा है ये भी यहाँ के लिए भी पैसे ले सकता है वो ईपीएफ फंड में से, ठीक है। और ये भी रिफंडेबल नहीं है, कोई फिजिकल हैंडीकैप मेंबर है वो पर्सनल आ रहा है कोई अकाउंट से तो दे सकता है, और ये भी रिफंड, ये दोनों रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल दोनों हो सकते हैं। बट बाकी जो नेचुरल क्लैमिटी है या कुछ नो फिजिकल हैंडीकैप मतलब इम्पेरिटी हो गई है, लेट्स से पर्सनली ले चाहिए, या पावर कट हो गया है, इस पावर सप्लाई कट हो गया है जिसकी वजह से काम ही इफेक्ट हो जा रहा है, वो भी नॉन रिफंड। अब चाहे एडवांस रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो, वो एक्चुअली प्रिस्क्राइब रूल पर भी इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर और एडवांस इज रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल डिपेंड्स ऑन रूल प्रिस्क्राइब फॉर हर एक सिचुएशन। तो सेक्शन 6 में कंट्रीब्यूशन पूरी बात पढ़ ली है, सेक्शन 5 में हमने ईपीएफ पढ़ लिया है, अब सेक्शन 6A में हम पेंशन पढ़ेंगे और 6C में पढ़ेंगे इडली, ठीक है। तो हम पहले 6A के बारे में बात करते हैं, सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट। मैंने जब आपको फैक्ट्री बताया था मैंने तभी आपको बहुत अच्छे से, तो जो बातें मैं ऑलरेडी आपको पीछे समझाते हुए आ रही हूँ, ऐसे मैं मानती हूँ कि आपको वो बातें आई, ऐसे मानती हूँ बातें आपको ऑलरेडी आती हैं। बस मेरे बेटे बस बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको ज़्यादा समय लगने वाला है इस चैप्टर को। मेरे साथ लगभग अभी 45 मिनट टारगेट रहे, रैप अप कर ले इसको, चैप्टर को फिनिश कर बाद पोस्ट द सेशन आप ये नोट्स तो विजय धनुष बैच से देख ठीक है। उसके बाद आपको एक बार खुद पढ़ना है चैप्टर को, जो हमारा स्टडी मैट है उससे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस सेशन बताया, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक मैंने आपको डेडिकेटेड नोट्स दिए, चैप्टर ज़्यादा वेटेज कैरी करते। यूनिट 6 ऑनवर्ड्स, यूनिट 6 लेके यूनिट एक्चुअली 10 तक मैं आपको इन नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ। वापस 11 यूनिट 12 यूनिट 11 यूनिट 13 में आपको डिटेल, और क्योंकि कंपनी एक्ट बहुत बड़ा है, 26 लेक्चर्स में मैंने वो चैप्टर खत्म है, वहाँ पर भी ठीक है। तो चलो आओ पहले ईपीएस को करते हैं। ईपीएस अंडर पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, सेक्शन 6A के 5 कर लिया है, 6 किया है, और 5 में भी 5A भी करा है और 5AA भी किया है। अब हम 6A करने के पेंशन के बारे में बात करता है। सुपर एनुएशन पेंशन हो सकती है जब आपकी टाइम लिमिट है उसी पे आप रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट या टोटल डिसेबलमेंट, रिटायरमेंट तो मतलब टाइम से पहले रिटायर हो जाना, डिसेबिलिटी काम ही नहीं। विडो विडोअर पेंशन हो सकती है, विडो इज फॉर फीमेल एंड विडोअर इज फॉर मेल, ठीक है। चिल्ड्रन या ऑर्फन्स पेंशन, ये चिल्ड्रन में तो चाइल्ड आ जाता है, ऑर्फन में बेसिकली अनाथ होता है, मदर ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है और ये रेट्रोस्पेक्टिव आने वाले समय के लिए बते हुए तो यहाँ करी गई वाले समय के लिए भी हो सकता है एप्लीकेबल। क्या क्या मेरे बेटे बोल रहे हैं पेंशन स्कीम के अंदर, सेक्शन के अंदर क्या आ जाता है, यहाँ पर क्या क्या आ जाता है आपका सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट या टोटल चाइल्ड ऑर्फन में रेट्रोस्पेक्टिव है इसका। जैसे वहाँ पे हमने 10% देखा था, ये क्या क्या बोलता है वहाँ पे, बेसिक ये और रिटेन ये बोला था ना, और डीए के अंदर फूड वाला भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। वहाँ पर हमने बोलता है एम्प्लॉयर देता है 10%, और किसी केस में मतलब कुछ इंडस्ट्रीज में 1997 में 22 सितंबर को 12% कर दिया गया था, वहाँ पे 10% या 12% एप्लीकेबल और एम्प्लॉई दे रहा है, फिर एम्प्लॉयर को भी उतना ही करना, उसे चाहे तो वॉलंटरी कर सकता है, तो वो एम्प्लॉयर को नहीं बोल सकता एम्प्लॉय कि भाई मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो तुम, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पेंशन स्कीम के बारे में बात कर रही हूँ तो एम्प्लॉयर ही देता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट पेंशन नहीं करता है, एम्प्लॉय जो पेंशन फंड है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है। एम्प्लॉयर कितना करता है, 8.3 का बेसिक का डी का रिटेनिंग जाता है जब है, और कोई कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयर 58 ईयर्स के बाद। हाँ तो मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है 35 की साल से काम कर रहा था, हर साल एम्प्लॉयर दे रहा था, पर जैसे ही बंदा 58 का हो जाता है और मान लेते हैं 60 रिटायर हो रहा है, उसके बाद एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन इस दौरान
एम्प्लॉय को तो कोई कंट्रीब्यूशन करनी है, जो ये बंदा एम्प्लॉयर है उसको पेंशन आता है। अपने सेक्शन आता है, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, लर्न करनी। और आपको एक्चुअली है ना, एक सेशन करेंगे हम चैनल पर जहाँ मैं डिकोड कर आपको बताऊंगी कि जस्ट 2 अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चन। And if you want me to do that session with you, guys, I want you guys to write in the comment box decode. I want you guys to write in the comment box decode. Okay, चलो आगे बढ़। decode लिखना नहीं भूलेगा if you want me to do that session soon to you. Okay, चलिए आइए बात करते हैं पेंशन फंड के बारे में। बात करते हैं पेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, investment patterns, non-contribution handling, protection from employer default, scale and conditions of pension, disbursement process, forms, rewards and returns, admin expense management और किसी का implementation आ जाता है आपका यहाँ पे। मतलब बेसिकली इस एक्ट के अंदर इस प्रोविजन EPS में, एम्प्लॉय पेंशन 1995 में जो आई थी, क्या चीज कवर करती है, कौन कौन एलिजिबल हो जाएगा, जहाँ 8.3 एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, मिनिमम क्या क्वालिफाइंग सर्विसेज आपकी है जो आप पे पेंशन लग जाएगा, क्या इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहने वाला है, अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता है जो 8.33% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अगर वो नहीं करता है तो उसकी क्या पेनल्टीज है, डिफॉल्ट करता है अगर एम्प्लॉयर तो कैसे प्रोटेक्शन मिलने वाला है एम्प्लॉय को, क्या स्केल है, क्या कंडीशंस है पेंशन लेने के लिए 1995 वाली स्कीम सेक्शन में बताया हुआ है, कैसे पैसे डिसबर्स होंगे, मंथली जाएंगे फॉर एग्जांपल, कौन से फॉर्म्स भरने होंगे, क्या रिकॉर्ड्स भरने होंगे, रिटर्न्स क्या फाइल करनी होगी, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है वो कौन देगा, ये कैसे होने वाला है, या किसी भी तरीके की प्रोविजंस जो इस एक्ट के अंदर बताए हुए हैं वो हमें सेक्शन 6A में ही बता रखे हैं, सारे की प्रोविजन। कैसे लर्न करोगे, हाउ विल यू लर्न ऑल ऑफ दिस? E-P is the act that help you remember all of this. कैसे कैसे मेरे बेटे, E-P एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन हैंडलिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर डिफॉल्ट, स्केल एंड कंडीशन फॉर पेंशन, ठीक है। आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे डिसबर्समेंट हो गया, जो फॉर्म्स हो गए, एडमिन एक्सपेंसेस, कोई और प्रोविजन को हम यहाँ कवर कर एंड में। ओके, तो बाकी तो आप यहाँ से कर लेंगे याद। दिस इज मॉर्निंग दैट इज गोइंग मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस व्हिच कम्स अंडर सेक्शन 6 of EPF and miscellaneous Act 9। अब जो इडली है सेक्शन सी के अंदर है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई। तो देखो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर पीछे जो हमने बात करी सेंट्रल बोर्ड के बारे में, है ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में, दोनों इम्पोर्टेंट EPF के अंदर। अब इडली के बारे में बात करते हैं। इडली आया सेंट्रल कराई सेम एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की 1970। तो अभी तक आई होप आपको लर्न होगा। जैसे हमने डेट्स लर्न करी हैं वैसे ये वाली डेट भी 1 सितंबर, वहाँ पे 2 सितंबर हमने पढ़ा। सेकेंड ऑफ सितंबर बोला था, 1 सितंबर एक दिन पहले। ये 1952 है, वो 1976। ठीक, सारी फैक्ट्री, सारे एस्टेब्लिशमेंट जो EPF एक्ट में आ जाते हैं, मतलब 20 ऊपर वाले फैक्ट्री, शेड्यूल 1 इंडस्ट्री, बाकी सारी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वॉलेंट्री भी हो सकता है जब मेजॉरिटी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर पूरा आ जा रहा है। फिर 20 से कम एस्टेब्लिशमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी वो, बट एक्सेप्शन भी
की फैक्ट्रीज नाम है जो मैंने सेट में मार्क करने को बोला था। और जो ये हीलिंग है 15,000 रुपये, पहले ये 6500 हुआ करती थी। इंश्योरेंस बेनिफिट रेंज क्या है? 2.5 लाख से 6 लाख। इंश्योरेंस बेनिफिट रेंज क्या है? 2.5 लाख से 6 लाख रुपए आप कवरेज है। आप एप्लीकेबल, अगर आपकी वेज जो है पहले 6500 हुआ करती थी तो कंट्रीब्यूशन करना होता था और इस एक्ट में आप एप्लीकेबल हो जाते थे, बट अब 15,000 आपकी सैलरी है, इसीलिए इस अंदर अगर आप आ जाते हो तो आप एप्लीकेबल हो जाते। कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस फंड एम्प्लॉयर देता है 1% किसी बेसिक का डीए। एडमिन चार्जेस अगर मतलब क्या होता है तो वो भी कंट्रीब्यूट किया जाता है अप टू 25% का एज नोट। अगर मान लेते हैं कोई एडमिन चार्जेस है तो उसका 25% तक, मतलब 12% है, 15% है, 25% है, वो भी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रखा है इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। पे कैपिंग फॉर कंट्रीब्यूशन इफ पे इज मोर देन, सही, इफ पे इज less than 50,000 then cap is at 50। कंट्रीब्यूशन जैसे मान लेते हैं आपकी सैलरी है पेज मुंह खुला है वो बड़ा हुआ है, पेज मोर देन 15, सॉरी गाइस, पेज मोर देन 15,000 देन कैप एट 15,000। जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना 1% क्या हो रहा है पीछे, हो रहा है ना, नहीं है ना? या इट इज फिक्स। तो आई वाज सेइंग कि अगर 15,000 से ज्यादा है आपकी कंट्रीब्यूशन, सेपरेट फंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड में, तो इडली के लिए जो फंड है जो हमने 2H में ऊपर पढ़े थे, इडली फंड है परसेंट है या इस बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गिव योर सेल्फ अ मोमेंट, ट्राई टू रिकॉल सेक्शन 6 ऑफ एफ एंड मिसलेनियस एक्ट 9। कौन लेकर आया इडली, सॉरी डिपॉजिट लिंक लेकर आई, इसकी नाम है एम्प्लॉय डिपॉजिट। 1 सितंबर 19 लोग 2 आई थी सारी फैक्ट्रीज पीपीएफ, एक्सेप्शन जो टी फैक्ट्रीज है सामने उन पे एप्लीकेबल वेट 500 हुआ करती हो गई है। रेंज है वो 2.5 लाख से 6 लाख हो सकता है, ऐसा लगता है यहाँ से इस बारी क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है 1% का डीए का रिटेनिंग, तो पीछे ही पड़ा है, कुछ नया नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो कैलकुलेशन करिए, चाहे वो 10% है 8.3 है, वो 1% कर रहे हैं। द अमाउंट फॉर जिसको हम बेस बनाने वाले हैं 10-12%, 8.3 तो सेम रहने। एडमिन चार्जेस 25 सकते हैं, जैसे नोट का पे है तो पे कैपिंग चार ही लोग आप कैलकुलेट, सेपरेट फंड यहाँ पे मेंटेन किया जाता है जिससे डिपॉजिट लिंक्ड, इडली के अंदर डीएलआई जो है वो है डिपॉजिट लिंक्ड फंड। सॉरी करूंगी, आपको ये नोट्स मिल ही जाएंगे, बट आई हाईली रेकमेंड यू ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोट, टू ड्रॉ दिस। ठीक जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉय। कब इंटरवीन कर सकती है अथॉरिटी? ये मनी पैसे ड्यू हैं, ये कैसे डिटरमाइन करोगे? और कब अथॉरिटी जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट थी या स्टेट गवर्नमेंट थी, पढ़ा था ना अथॉरिटी को होने वाले अप्रोप्रिएट या 2A के अंदर, तो अगर डिस्प्यूट आया
और ये एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। पहले आप तो ये डिस्प्यूट इस बात पे आ सकता है कि एम्प्लॉयर बोल रहा है हम पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, और एम्प्लॉय, या एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपए बनते हैं और एम्प्लॉय बोल रहा है कि नहीं मेरे तो 1.8 लाख मिलने, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली डिस्प्यूट आ रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, या तो एप्लीकेबल के या अमाउंट के लिए, तो तब जो अथॉरिटी है उसे इंटरव्यू करना। ओके, एम्पावर्ड अथॉरिटी कौन है? या तो पीएफ कमिश्नर होंगे या डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे, जो इंक्वायरी बिठाएंगे, डिस्प्यूट डिसाइड करेंगे और अमाउंट डिटरमाइन करेंगे कितना रुपया है आ जा रहा है। एम्प्लॉयर बोल रहा है कि हम तो 1,20,000 बनते हैं, एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं हम तो ये जो 60,000 रुपए का डिफरेंस है बताएगा ये अथॉरिटी की भैया ये आपको ड्यू देना है, ठीक है। तो इंक्वायरी करवा सकता है, डिसाइड कर सकता है कि डिस्प्यूट है किस बात का, अमाउंट का है, एक्ट का है, और फिर डिटरमाइन। अब ड्यू प्रोसेस और एक्स पार्टी ऑर्डर्स, पार्टी क्या होता है? सिर्फ एक ही पार्टी की बात सुनकर आपने नतीजा सुना, ठीक है। सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं अपने एम्प्लॉय से नाम एक्ट नहीं लगाया, मैं पे एक्ट लगना था, या अमाउंट जो बोल रहा है वो गलत है, लाइक दैट। तो मैंने अपील करी, अथॉरिटी को मैंने एप्लीकेशन भेजी, उन्होंने एम्प्लॉयर को नोटिस भेजा, इंक्वायरी बिठाई, ऑर्डर पास हो। ऐसे सिंपल तरीका ही है। बट लेट से जब इंक्वायरी बिठाई, संबंध करके बुलावा संदेशा भेजा होगा, अगर आप एब्सेंट हो एन एम्प्लॉयर, एक्स पार्टी जो पार्टी आई है उसके बेस नतीजा जो है अथॉरिटी 3 महीने विद इन 3 मंथ्स एक्स पार्टी ऑर्डर बेस विद इन 3 मंथ्स एप्लीकेशन टू सेट असाइड रीहरिंग। हम पीछे देखते हैं 90 डेज का आपके पास टाइम है। अगर मान लेते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सॉरी नॉट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा कुछ नतीजा सुनाया गया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं तो आप एप्लीकेशन हो करते हो, अपील जो है वो 3 महीने के अंदर जा रही है तो एप्लीकेशन हो सकता है, मतलब तो पहले सुनवाई हुई फिर रीहरिंग हो सकती है। तो क्या बोला हमने, डिटर्मिनेशन कैसे करोगे? सेक्शन 7A के अंदर डिस्प्यूट हो रहा है कि भैया ये एक्ट एप्लीकेबल है भी या नहीं, ये अमाउंट कितना है, पीएफ कमिश्नर या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इंक्वायरी भी करेगी, देखेगी, ठीक है, और चालू करेगी। और अगर एक ही पार्टी है तो एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगी। हो सकता है 3 मंथ आप एप्लीकेशन हो सकती है। और जो अथॉरिटी सिविल कोर्ट पावर की रहती है वैसी ही अथॉरिटी एनफोर्सिंग अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन, कोर्ट जो है नॉर्मल इंक्वायरी बिठा, गवाहों को रख सकता है, विटनेस को बुला सकता है, अंडर प्रोडक्शन हो सकता है, डॉक्यूमेंट एविडेंस बुला सकता है, इशू कर सकता है कमीशन और विटनेस, जैसे ये कर सकते हैं वैसे ही पीएफ कमीशन। ड्यू प्रोसेस कैसा है? एम्प्लॉयर को दोनों पार्टीज, एम्प्लॉयर मस्ट बी गिवन अ पार्टनर चॉइस, मतलब बेसिक दोनों साइड की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साइड की आपको बातचीत एज अ पीएफ कमिश्नर डेजिग्नेटेड somebody who is conducting the entire legal proceeding, employer must be given a reasonable opportunity heard। ex parte तब हो जाएगा जब आया ही नहीं बन, if employer doesn't appear, ये होता है ना ex parte। if employer doesn't appear, authority can decide based on available records, employer can apply within order aside, sufficient cause for absent must be an inquiry must be justified होगा। ओके, तो ऐसे रिव्यू मतलब ऐसे आपने ड्यू का अमाउंट डिसाइड किया, कहाँ पर इंटरवेंशन बात करी है। अब बात करते हैं रिव्यू ऑफ ऑर्डर अंडर 7। ओके, रिव्यू कैसे आएगा ईपीएफ एप्लीकेशन, जैसे अगेंस्ट एम्प्लॉयर आ गया, तो एम्प्लॉयर अग्रीड है, मैं रिव्यू के लिए दिया, ठीक है, तो पर्सन अग्रीड बाय द ऑर्डर, इट कुड बी एम्प्लॉयर, कुड बी एम्प्लॉय, सेक्शन 7 सेम ऑफिसर के पास जाएगा, ऑर्डर दिया था ना, जैसे टैक्स ने ऑफिसर आएगा, सेम ऑर्डर हु पास द ऑर्डर, उसके पास एप्लीकेशन ये हमारी ग्राउंड्स हैं जिसपे हम रिव्यू करने को आपको बोल,
नया सबूत आ गया, न्यू एंड इम्पोर्टेंट पीस, या ये जो हम पहले, ये जो नया एविडेंस आया हम पहले नहीं दिखा पाए, साफ साफ गलती दिख रही है, अपरेंट मिस्टेक या एरर दिख रहा है अपरेंट ऑन द फेस ऑफ, या कोई और रीजन भी हो सकता है जहाँ पे अग्रीड पार्टी बोल रही है आप ही कोई चेक करो नोटबुक, मैम ने चेक किया कि देख लो अपनी अपनी, और हमको लग रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन था, आपने तो आधा ही नंबर दिया है, या 3 में मार्किंग कर आते ना, भाई देखना मैम, या फिर कैलकुलेशन एरर हो रखी है मैम, इस तरीके से बंदे के पास, या और ऐसा भी हो सकता है कि जो जो ऑफिसर है वो खुद सुओ मोटो का मतलब अपने आप रिव्यू ऑफिसर ही करे, ठीक है। इफ सेटिस्फाइड द रिव्यू इज नेसेसरी ऑन एनी सच ग्राउंड, अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो एप्लीकेशन सेम बंदा मना कर सकता है, और वैलिड है अगर लगता है कि हाँ ग्राउंड आप मेंशन बेसिस हमारा एक मौका, रिव्यू ग्रांट हो जाएगा। रिव्यू बाय द ऑफिसर कैन ऑल्सो बी सो मोटो लाइक आई टोल्ड, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रही पार्टी, राइट, स्पेशल ट्राइब्यूनल है जो किया गया है अपील सुनने, पहले टाइम जो रिव्यू जाना है वो उसी बंदे के पास जाएगा जिसने आपकी पहली बार सुनवाई करी, सेक्शन 7A 7B 7C के अंदर जो ऑर्डर्स पास किए हैं उनकी अपील जाती है एपिलिएट ट्राइब्यूनल। जब आप फाइनल में साथ पढ़ेंगे ना, DRT पढ़ेंगे या IBC पढ़ेंगे, ये सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारी डिटेल, बहुत मजा आएगा फाइनल में भी आप मेरे साथ पढ़ोगे, वहां पर भी आप एपिलेट ट्राइब्यूनल से पढ़ेंगे, जैसे DRT से आप DRAT के पास जाते हो, अगर कंपनी एक्ट पढ़ोगे अभी मेरे, वहां पे NCLT से NCLAT के पास जाते हो, तो ATA NCLT क्या है, नेशनल लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, सेपरेट ट्राइब्यूनल बन रखा है, सेपरेट कोर्ट बन रखा है कंपनी से रिलेटेड। अब यहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं होते, ये ट्राइब्यूनल ऐसे ही, अगर कोई अथॉरिटी से सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले रिव्यू कराओगे, रिव्यू से भी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब पावर्स ऑफ प्रोसेस क्या है, ट्राइब्यूनल जो है आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सारी पार्टीज को, या तो जो पुराना ऑर्डर था उसी को कंफर्म कर दे, नहीं कर देगी नली तो खराब है, रद्द कर दे, और रिमांड कर सकती है सेम केस के बाद, दोबारा सुनो। अब ट्राइब्यूनल में रेक्टिफाई एनी मिस्टेक एपरेंट ऑन द रिकॉर्ड, दिख रहा है कि भैया विद इन 5 years ऑफ कोई रिकॉर्ड में कहीं गड़बड़ साफ साफ निकल रही है तो 5 साल के अंदर, 5 years इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे चार्ट है, मैं चाहूंगी कि आप ये वाला चार्ट जो है अपने नोट करें, टैग मी ऑन साथी से ड्रॉ करके सुंदर से बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ट्राइब्यूनल के बारे में तो हम उसको ऐसे ही लिख, कोर्स डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी, उसके आपको सेट से आंसर पढ़ना पड़ेगा, बट ये याद हो गया होगा अगर फ्लो चार्ट बनाते, और इस फ्लो चार्ट को भी एग्जाम में आप बनाकर आ सकते हैं, बट ऑफकोर्स लिखना भी पड़ेगा तभी 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्री कंडीशन क्या है अपील की, एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट 75% अमाउंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो अथॉरिटी थी उससे आपने, उस अथॉरिटी ने बोला कि आपको 10 लाख रुपए जमा, आप सेटिस्फाइड नहीं हो अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी का जा सकते हो, बट इस 10 लाख का मतलब 7.5 लाख आपको सबमिट करना, तभी आपकी अपील को किया जाएगा, नहीं किया जाएगा एग्जाम। क्या बोल रहा है, द एम्प्लॉयर मस्ट डिपॉजिट 75% अमाउंट ड्यू अपील, अपीलेट ट्राइब्यूनल की बातचीत नहीं। हाउएवर ये ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि हो सकता है कि नहीं, आई कैन वेव, मत कुछ जमा करो, हाँ क्या हो सकता है 7.5 लाख को 5 लाख 2 लाख 3 लाख पे रिड्यूस कर सके, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन पे कोई बातचीत नहीं। However, the tribunal may waive or reduce amount with recorded रिकॉर्ड तो करने ही पड़ेंगे, क्यों आप वेव कर रहे हो, क्यों आप कम करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे बच्चे, मैं कहीं ना कहीं आपको ये बात आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये प्रोसेसेस यहाँ पर समझ आएंगी, आप आपका ब्रेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझ पाएगा, तो आज तो मदद मिलेगी क्योंकि इंटर क्लियर करना है, फाइनल में भी एक्ट कोई से भी सेम नहीं है, फाइनल में बहुत सारी बातचीत नहीं, वहाँ पे कंपनी एक्ट है, बट इसके वहाँ पास बहुत सारी बातें और, तो बहुत सारी बातें का फाउंडेशन आज बन रहा है,
यहाँ पर भी ऐसी अपील। हाँ सर, ये एक्ट का नाम बता रही ना, सर ए सी या सर फसई भी बोल, यह सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, दैट्स द नेम ऑफ द एक्ट, सर फसई एक्ट 9। ऐसे आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इंपॉर्टेंट दोनों है और फाइनल में आपके पास आने वाले, और यहाँ से रिलेटेड भी नहीं है, बट क्यों आपको प्रोसेसेस, हाँ ये होता है, ये नहीं होगा तो ये होगा, और यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं जाओगे तो ये होगा। तो ये जब जब माइंड मैप्स आपके ब्रेन में आज बन रहे हैं, वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट लेवल पे करना है, बट ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फाउंडेशन की तरह भी काम करेंगे जब हम नेक्स्ट। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब चल दिए हैं पेनल्टीज की ओर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस नेक्स्ट 10-15 और ये चैप्टर हो, ठीक है। चलो पेनल्टीज, आज आपके पास दो बातें हैं करने के लिए। एक तो आप डी कोड लिखेंगे बॉक्स में लास्ट 2 ताकि आपको अच्छे और इसके आंसर फर्स्ट तो दैट, नेक्स्ट नोट्स आपको रेफर करना आ रहा है तो नोट। पेनल्टीज करते हैं सेक्शन 14 रखिए, एंड मिसलेनियस प्रोविजन। सेक्शन 14 सब सेक्शन में बोल रखा है कि अगर आपने जानबूझ आप नोइंगली जानबूझ के, आपको पता है आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो ताकि आपको पेमेंट ना करनी पड़े, तो आपके ऊपर 1 साल की सजा हो सकती है, रखोगे 5,000 रुपये का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, 1 साल 5,000 दोनों, 1 साल 5,000 दोनों, साल 5,000 दोनों, साल 5,000, ठीक है। सेक्शन 14(1) में बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया अंडर सेक्शन 6 में हमने बातचीत करी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, नंबर 5 में हमने बातचीत करी थी ईपीएफ के बारे में, 6 में बात करी पेंशन के बारे में, पीपीएस के बारे में, और 6 बात करी थी इडली के बारे में, यस, और 6 में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। अगर आपने सेक्शन 6 स्पेशली इंस्पेक्शन एडमिन चार्जेस के लिए अगर आपने डिफॉल्ट किया, तो अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सॉल्व हो जाए तो कम से कम 1 साल की सजा। डिफॉल्ट नहीं हुआ है, बाकी सारे केसेस में हम 6 महीने की सजा, 5,000 का, और ये मैक्सिमम कम से कम बोला है ना अभी 6 मंथ, मैक्सिमम 3 साल। छोटी बातें हैं बट पेनल्टी है, फिर आ सकते हैं। ये टेबल भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे, 1-2 बार कॉल करोगे, ठीक है। अगर सेक्शन 6 इडली में आपने कोई दिक्कत, सेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस स्कीम, अगेन 5,000 रुपये। अब देखो मेजरली 5,000 5,000 5,000 ही है, वैसे यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रेट गड़बड़ कर रहे हो तो डबल है, यहाँ पे भी 1 साल है, यहाँ पे भी 1 साल है, यहाँ पे भी मिनिमम 1 ईयर है, ज्यादा हुई मैक्सिमम। चलिए अगर जनरल डिफॉल्ट किया, जनरल कंट्रोवेंसी 1 साल तक की, तो 1 महीना भी मैक्सिमम 4,000 का फाइन हो सकता है। और 14(3) में अगर गड़बड़ करिए, कंट्रावेंशन क्या है, कोई स्पेसिफिक पेनल्टी जहाँ बता नहीं रखी, मतलब कंट्रावेंशन तो है इस एक्ट के अंदर बट वहां पे बताया नहीं है 4,000 का फाइन है कि 5,000 का फाइन है कि 10,000 का फाइन है कि 6 महीने का फाइन है कि 1 साल तक की सजा है, जो मैक्सिमम साल तक जा सकता है, मिनिमम 1 ईयर, जहाँ बता नहीं रखा है वहां पर आपको 1 से 6। मेरे बेटे क्या ये लर्न करना है? हाँ बिल्कुल, सेक्शन 14 पूरा का पूरा लर्न ड्रॉ करके मेरे को। तो 2 टेबल मैंने आपको बोला है बनाने के लिए, एक तो एपिलेट ट्राइब्यूनल वाला, दोनों बना के अपनी नोटबुक में बना के अपने हाथ का सब बनाइए, कोई 10,000 पेन नहीं यूज कर लेते तो अच्छा बात है, नहीं कर पिक्चर पर आप मुझे, ठीक है। अब कंपनी अगर ऑफेंस करती है, नॉर्मली तो पेनल्टी हमने 14 के अंदर बताई, 14 पर कंपनी ऑफेंस पेनल्टी, पर्सन इन चार्ज द टाइम ऑफ ऑफेंस, मतलब हमने इसे कंट्रोल ऑक्यूपायर के बारे में बात करी थी ना, हम 2 चैप्टर्स कर, जो बंदा इंचार्ज है जब ऑफेंस हो रहा है उसको ही मान लें कि आपने अनलेस यहाँ पर आपका ये हो सकता है कहना है ना, अपने आप को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो, पता ही नहीं था,
और आपने अपनी तरफ से सब कुछ सही, अनलेस वो जो इस बंदे को हम गिल्टी कब नहीं मानेंगे, अनलेस कि वो बोलता है मुझे तो पता, या फिर आपने अपनी तरफ से तो एक्सेस। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है, ऑफेंसिव कंसेंट कन्वीनियंस और ये बंदा था ना जो इंचार्ज था, उसके कहने पर, उसके कंसेंट के साथ उसको साथ में ना कहते हैं कि मिले जुले हैं ये साले, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, अगर ऐसा कुछ लिखा है उसकी है तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, ये सबको, ये सब लोग आ जाएंगे सेक्शन जाते हैं, विल ऑल्सो गिल्टी एंड लायबल। 14, ये मतलब ये पूरा का पूरा पेज जो है ना, चाहे वो 14 के बारे में बात हो रखी है, चाहे 14 के बारे में बात हो रखी है, चाहे जो लोग जिनका कंसेंट लिया गया, जिनका कन्वीनियंस लिया गया है, जिनका निग्लेक्ट के कारण हुआ है, ये गिरफ्त के अंदर जहाँ वो सजा है। और ये सारी बातें आपको लर्न अच्छे से आज लर्न कर लो, आसान रहेंगी चैप्टर्स पर चालू हुई है, बट यहाँ पे हायर बात, बहुत सारी बातें लर्न, काफी सारी बात। और कोड ऑफ वेजेस खाली एक ही चैप्टर से पेपर बनता है, और वहाँ पे हम पढ़ना शुरू कर। नेक्स्ट सेशन जो आपका एसआई का होने वाला वो भी हम इन वाले ऐसे वाले नोट्स ही पढ़ेंगे, बट जैसे तो वहाँ पर भी चीज़ें आसान होंगी। मैंने आज एक्चुअली 4 बातें आपको करनी। एक, अगर आप चाहते हो कि मैं डिकोड करूँ लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर, तो आपको डिकोड नोट्स आ रहे हैं सब, आप देख पा रहे हो नोट्स को, तो आप नोट्स के डीएस लिखेंगे। ये दोनों बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तीसरी बात, आपको एपेलेट ट्राइब्यूनल वाला चार्ट बनाना है और उसको क्लिक करके मेरे टैग करना है, एंड पेनल्टी पार्ट्स ऑफ कोई बनाकर। ये 4 बातें आज हमें करनी है। सेशन मजा आया तो लाइक करो, आई लव टू हियर योर काइंड वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ तक बातें आप कर चुके, मैम यूनिट 9 तो कर लिया है, हमने यूनिट 1 लेके यूनिट 9 तक तो कर लिया है, हम कंपनीज एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट तक तो पहुंचेंगे, बट हम चैप्टर, हमारा सिलेबस है और हम कॉन्फिडेंट भी है। ऐसा भी बातें अगर आपके मन में आ रही हैं, जैसे आप टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, पर्सनली इंस्टाग्राम पे करते हैं, गाइस टू राइट दोज द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है ना जब कोई आपके लिए अच्छी बात करता है, आई ऑल्सो फील टू दैट, ओके। और कोई आपका इनपुट है, कोई फीडबैक है, कोई बात आप सीखना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, तो बस ठीक है। चलो, विद दिस आई विल टेक योर लीव, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और ईएसआई करेंगे। ईएसआई से ओके, हेलो हेलो हेलो, हाँ, जून 2025 में यहाँ से मैं क्वेश्चन किया है, जबकि 24 में एक, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ छोड़ के चल भाई आएगा भाई नहीं है, पर ही नहीं आएगा, ऐसे कोई रैंडम गैसेस नहीं, ठीक है। चलो, अभी ले रही हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन विजय धनुष रीलोडेड इज रॉकिंग, ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बट ओ सी for today, bye bye.